पिछले वीडियो में हमने देखा था व्याख्यान विधि के गुण। अब हम देखते हैं व्याख्यान विधि के चरण। व्याख्यान विधि के बहुत सरल से 3 चरण हैं: प्लानिंग बाय टीचर, लेक्चर बाय टीचर, रिसीविंग बाय स्टूडेंट्स। मतलब शिक्षक प्लान बनाता है, फिर उसको व्याख्यान विधि से पढ़ाता है और उसको विद्यार्थी सुनते हैं। तो इस प्रकार ये व्याख्यान विधि के चरण हैं, स्टेप्स ऑफ लेक्चर मेथड। अब हम देखेंगे इसके दोष क्या हैं। तो पहला दोष तो यह है अमनोवैज्ञानिक। अमनोवैज्ञानिक क्यों है? इसको बोलते हैं नॉन साइकोलॉजिकल। क्या होता है, विज्ञान जब से शिक्षा में मनोविज्ञान ने प्रवेश किया है तो मनोविज्ञान ये बोलता है कि शिक्षा जो है वो विद्यार्थियों की रुचि, योग्यता और क्षमता के आधार पर दी जानी चाहिए। लेकिन जो व्याख्यान विधि है इसमें कहीं भी विद्यार्थियों की न रुचि की, न योग्यता की, न उम्र की, न क्षमता की ओर ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षक व्याख्यान विधि से पढ़ाता है, वो विद्यार्थियों को समझ में आए या ना आए, इसलिए यह विधि कैसी है? अमनोवैज्ञानिक है। दूसरा है मानसिक शक्तियों का उपयुक्त विकास नहीं, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मेंटल पावर। तो यहाँ मैंने सिर्फ ऐसा पॉइंट लिख दिया जिसे आपको बस ये याद करना रहे, बाकी आप अपने मन से लिख सकते हैं। क्यों है मानसिक शक्तियों का उपयुक्त विकास नहीं? तो मानसिक शक्तियों में क्या आता है? मानसिक शक्ति में आता है स्वयं तर्क करना एवं चिंतन करना। तो स्वयं तर्क एवं चिंतन करने का व्याख्यान विधि में कोई अवसर नहीं है, क्योंकि इसमें शिक्षक केंद्र बिंदु है, वही एक्टिव है, और जो हमारे विद्यार्थी हैं वो निष्क्रिय है। तो इसलिए वो उतना ही सुनते हैं, उतना ही करते हैं, उतना ही याद करते हैं जितना शिक्षक व्याख्यान में बताता है। तो इसलिए इसको कहा गया है, दोष है इसमें कि इसमें मानसिक शक्तियों का उपयुक्त विकास नहीं हो रहा है। मतलब उनके अंदर स्वयं तर्क करने की एवं चिंतन करने का कोई अवसर नहीं है। जब स्वयं तर्क नहीं कर रहा है, चिंतन करने का अवसर नहीं है, इसका मतलब है उसके अंदर मानसिक शक्तियों का उपयुक्त विकास नहीं हो रहा है। तो ये दोष है कि इसमें मानसिक शक्तियों का उपयुक्त विकास नहीं होता है। तीसरा है अपर्याप्त, इनसफिशिएंट। तो यहाँ भी मैंने सिर्फ इतना सा पॉइंट लिखा है जिससे ये आप पॉइंट याद कर लेंगी, इन्हें पढ़ भी लेंगी, सुन भी लेंगी लेक्चर अभी, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अपर्याप्त क्यों है? क्योंकि ये स्मृति पर अधिक बल देती है, मतलब रटने पर, याद करने पर। तो स्मृति पर अधिक बल देती है। जितना आपने जो व्याख्यान दे रहे हो उसको आप सुनिए, उसको पढ़िए, उसको बार बार याद करिए, तो स्मृति पर अधिक बल देती है। प्रयोगात्मक कार्यों की इसमें अवहेलना है। मतलब इसमें जो शिक्षार्थी है या विद्यार्थी है वो खुद प्रयोग करके कुछ नहीं दे सकता, केवल जितना शिक्षक पढ़ा रहा है उसको अपने मेमोरी में याद रखना है। तो ये इसलिए अपर्याप्त है क्योंकि ये स्मृति पर अधिक बल देती है और प्रयोगात्मक कार्यों की अवहेलना करती है। चौथा बिंदु जो है विज्ञान शिक्षण के मुख्य उद्देश्य के प्रतिकूल। तो विज्ञान शिक्षण के मुख्य उद्देश्य के प्रतिकूल से क्या तात्पर्य होता है कि अगर हम देखें तो विज्ञान शिक्षण का क्या उद्देश्य है? विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, उनके अंदर समस्याओं को हल करने की शक्ति उत्पन्न करना या हल करने की योग्यता का विकास करना, उनके अंदर चिंतन करने की योग्यता का विकास करना, ये हमारे वैज्ञानिक शिक्षण के उद्देश्य है। किंतु इस व्याख्यान विधि में क्या होता है कि क्योंकि ये व्याख्यान है, ये केवल सुनने का काम कर रहा है, वो तो निष्क्रिय बना बैठा है विद्यार्थी, शिक्षक इसमें एक्टिव है और जो विद्यार्थी हमारा वो निष्क्रिय है। तो इस व्याख्यान विधि में विद्यार्थियों में ना तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो रहा है और ना ही उन्हें वैज्ञानिक ढंग से समस्याओं को हल करने का अथवा चिंतन करने का कोई अवसर प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए जो व्याख्यान विधि है वो क्या है? विज्ञान शिक्षण के मुख्य उद्देश्य के प्रतिकूल, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का अवसर नहीं है कि उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सके, उन्हें वैज्ञानिक ढंग से समस्याओं को हल करने का अवसर मिल सके, उन्हें चिंतन करने का एक प्रशिक्षण मिल सके, ये कुछ नहीं होता इसमें। इसलिए ये विज्ञान शिक्षण के मुख्य उद्देश्य के प्रतिकूल है। अब हम देखते हैं 5वां पॉइंट है अप्रगतिशील। इस विधि में विद्यार्थियों को स्वतंत्र चिंतन, खोज और अन्वेषण शक्तियों को प्रोत्साहन नहीं मिलता है, जिसके कारण क्या होता है, इनमें मौलिक कार्य करने की जो क्षमता है उसका विकास नहीं होता। क्यों होता? क्या है कि व्याख्यान मेथड में
शिक्षक मुख्य उसका केंद्र बिंदु होता है और छात्र एक निष्क्रिय बने बैठे श्रोता बने सुनते रहते हैं। इसलिए उनके अंदर जो चिंतन करने की जो क्षमता है या खोज करने की क्षमता है या अन्वेषण करने की क्षमता का विकास नहीं होता, क्योंकि वो इसमें निष्क्रिय रहते हैं। इसलिए जो मौलिक रूप से जो कार्य करने की जो योग्यता होती है उनका विकास इसके अंदर नहीं हो पाता। तो छठवां पॉइंट है व्यवहारिक ज्ञान का अभाव। व्यवहारिक ज्ञान का अभाव का मतलब क्या हुआ कि क्योंकि ये व्याख्यान विधि है तो इसमें प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता और इनको प्रयोग करने का भी अवसर नहीं मिलता। तो जो लर्निंग बाय डूइंग है ना, खुद करके देखना और सीखना, वो वाला जो सिद्धांत है वो इसमें कोई अवसर नहीं है। इसलिए जो व्यवहारिक ज्ञान है वो उनको नहीं मिलता, केवल पुस्तकीय ज्ञान उनको प्राप्त होता है, जबकि व्यवहारिक ज्ञान का इसमें अभाव रहता है। सातवां है विद्यार्थियों की समझ व रुचि से अनभिज्ञता। तो इसमें क्या होता है, चूंकि ये व्याख्यान विधि है, शिक्षक बस पढ़ाता जाता है, वो ये ध्यान नहीं रखता कि बच्चों की रुचि इसमें हो रही है कि नहीं हो रही है, उनको कितना समझ में आ रहा है, वो इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता। तो ये इसमें बताया गया है कि इसमें जो विद्यार्थी किस सीमा तक समझ रहे हैं और कितनी रुचि ले रहे हैं, अध्यापक को इस बात का जानने का कोई भी साधन नहीं होता है। ना केवल व्याख्यान विधि पढ़ाता जाता है, वो ये नहीं देखता कि जो उसने पढ़ाया है वो विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, विद्यार्थी रुचि ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो ये बात जानने के लिए कोई साधन इसमें उपलब्ध नहीं है। फिर आठवां है तर्क व निरीक्षण का अभाव। तर्क व निरीक्षण का अभाव, तो विज्ञान शिक्षण में तर्क व निरीक्षण का विशेष महत्व है और इस विधि में दोनों गुणों का अभाव होता है, जिस कारण जीव विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य ही निष्फल हो जाता है। क्योंकि विज्ञान का उद्देश्य क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, तार्किक क्षमता का विकास करना, तो इन दोनों का यहाँ पर व्याख्यान विधि में उपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए जो विज्ञान का उद्देश्य है वो यहाँ पर असफल हो जाता है। अल्प ज्ञान की प्राप्ति, इसमें अल्प ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, केवल उनको पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त होता है, व्यवहारिक ज्ञान से उनका कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो जितना शिक्षक पढ़ाता है बस उतना ही पढ़ पाता है। तो और पाठ्य वस्तु के अन्य जो क्षेत्र है उनसे उनका कोई उनको ज्ञान नहीं होता है। सामंजस्य का अभाव, सामंजस्य का अभाव का मतलब क्या हुआ, केवल वो पुस्तकीय ज्ञान पे आधारित है और अन्य जो शिक्षा पाठ्य वस्तु के जो अन्य फील्ड हैं, जो अन्य क्षेत्र हैं, इनसे उनका सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं व्याख्यान विधि के 10 दोष हैं। अब इसमें सुझाव क्या हो सकते हैं, तो जैसे हम देख रहे हैं कि ये अमनोवैज्ञानिक है, तो सुझाव ये देना चाहिए कि इसमें बच्चों की रुचि और योग्यता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। दूसरा इसमें सुझाव ये हो सकता है कि शिक्षक को प्रजातांत्रिक मूल्यों पर या प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर चलते हुए पाठ को पढ़ाना चाहिए। और तीसरा सुझाव ये हो सकता है कि शिक्षक क्या बीच बीच में छात्रों को बोलने का अवसर देने, उनका सहयोग लेते रहना चाहिए। और चौथा ये हो सकता है कि जो पढ़ा रहा है उसमें उसको उदाहरण का उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो अपनी व्याख्यान विधि है, अगर इसको दोष मतलब जो सुझाव दिया है, सुझाव का यदि उपयोग शिक्षक करे तो दोष का निवारण हो सकता है। तो ये हमने देखा व्याख्यान विधि के दोष और गुण। तो आज बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक